क्या के ऑब्सेशन किसी की जान ले सकता है? ये सवाल सबके मन में होगा, क्योंकि अब जो किड्स हैं, यानी अब के जो बच्चे हैं, हर दूसरा बच्चा जो है उसे के ऑब्सेशन है, यानी के ड्रामा, कोरियन फिल्म्स, के वेब सीरीज, मतलब एक तरह से देखा जाए तो कोरियन जो कल्चर है उसकी तरफ पूरी तरह से आकर्षित है। वहाँ के एक्टर्स कह लीजिए, वहाँ के सिंगर्स कह लीजिए, के पॉप सिंगर्स, और वहाँ के जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, इन सब को लेकर अभी जो भारत में बच्चे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। इसी का केस अभी हमें देखने मिला कुछ दिन पहले। एक ग्रेटर नोएडा में केस आया था जहाँ एक लड़की, उसे कोरियन बॉयफ्रेंड चाहिए था, तो उसने 40 साल के एक आदमी को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया, बाद में वो उसका मर्डर भी कर देती है। अब ऐसा ही एक मामला गाज़ियाबाद से आया, जहाँ के ऑब्सेशन बताया जा रहा है कि कोरियन फ़ैन, के ड्रामा फ़ैन की वजह से 3 लड़कियों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जान दे दी। अब ये तीनों बच्चियों की उम्र जो थी वो बहुत ही कम है। एक जो बड़ी बच्ची है, मतलब जो बड़ी बेटी है घर की, निशाका, उसकी उम्र 16 साल है, दूसरी प्राची, उसकी उम्र 14 साल है, और तीसरी पाखी, उसकी उम्र 12 साल है। ये जो पूरा परिवार है ये 9 लोगों का परिवार है। इसके जो मुखिया हैं वो है चेतन कुमार गुर्जर, और उन्होंने पहली शादी की सुजाता से। कोविड से पहले की ये शादी है, आज से 15 साल पहले, 15 साल, आज से 20 साल पहले ये शादी हुई थी, और पहली वाइफ है सुजाता। सुजाता की एक बहन है, जो दूसरी बहन है, दूसरे नंबर की बहन है, उनका नाम है हिना, और एक इनकी तीसरी बहन भी है, उनका नाम अभी मुझे नहीं पता और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने नहीं आई है। तो सुजाता से शादी के कुछ सालों तक जो है चेतन और सुजाता को कोई बच्चा नहीं होता है, कोई संतान प्राप्ति नहीं होती। तो अब सुजाता डिसाइड करती कि जो उनकी छोटी बहन है उसी से अपने पति की शादी करा दो, और वो चेतन जो है मान भी जाते हैं, और चेतन भी बोलते हैं कि अब हमें शायद हमारा कोई बच्चा नहीं है, तो शायद दूसरी शादी से कोई बच्चा हो जाए। जब वो दूसरी शादी कर लेते हैं हिना से, शादी करने के 1 साल बाद ही जो पहली पत्नी है सुजाता, उनको बेटी हो जाती है, और जिसका नाम है निशाका, जो भी 16 साल की हो, और उसी ने जान दी है सबसे पहले। अब इसके बाद सुजाता को ही दूसरी बेटी होती है जिसका नाम है प्राची, जिसकी उम्र है 14 साल। अब हिना को पहली बेटी होती है, उसका नाम होता है पाखी, जिसकी उम्र है 12 साल। फिर इसके बाद सुजाता को एक लड़का होता है जिसका नाम है लवीश, और उसकी उम्र है 10 साल। लवीश को थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो सुन नहीं पा रहा था ठीक से, और वो बोल भी नहीं पाता था ठीक से, और वो घर में शांत बैठता था, इसी वजह से वो ज़्यादा एक्टिव नहीं था। और इसके बाद हिना को, मतलब जो उनकी बहन है, जो दूसरी पत्नी है, उनको एक बेटी होती है जिसकी उम्र है 5 साल। मतलब जो पहली पत्नी है उनके 3 बच्चे हैं, निशाका, लविशा, प्राची, और हिना के 2 बच्चे, एक पाखी और एक दिव्यांशी। जो 3 बच्चों ने जान दिए, उसमें से पहले बीवी से 2 बच्चे हैं और दूसरी बीवी से 1 बेटी। अब ये पूरा परिवार जो था, पेरेंट इनके चेतन पे डिपेंडेंट था। चेतन वैसे रहने वाले तो दिल्ली के थे, और दिल्ली से ही सटा इलाका है, बुराड़ी से सटा इलाका, वहीं रह रहे थे। और आपको पता है बुराड़ी में भी एक केस हुआ था जहाँ एक पूरे परिवार ने एक साथ जान दे दी थी। अब इनकी जो पत्नी है वो सीलमपुर की रहने वाली थी। ऐसे में ये स्टार्टिंग से स्टॉक मार्केट, स्टॉक ट्रेडिंग का काम करते थे। इसके बाद कोविड आ गया, और कोविड में इनकी हालत खस्ता हो गई। इनका बिजनेस जो है अचानक से डूबने लगा, और कोविड में इनके बहुत सारे पैसे बर्बाद हो गए। वहाँ से इनकी आर्थिक स्थिति है वो ख़राब हो रही थी। आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, उसके साथ एक और चीज़ खराब हो रही थी जिस पर उनकी नज़र तो देर से पड़ी, लेकिन वो थी उनके बच्चों की लाइफस्टाइल। कोविड का समय आ गया, बच्चे जो है मोबाइल फ़ोन को अपना ज़रिया बना लिए टाइम पास का। अब ऐसे में हर कोई घर में था, तो बच्चों को इजी एक्सेस था, मोबाइल फ़ोन और टीवी दे दो। उस समय में उन्होंने शुरुआत कर दी, यानी के ड्रामा देखने की। तो सबसे बड़ी बहन जो है निशाका, पहले वो के ड्रामा की फ़ैन बनी, लेकिन के ड्रामा की फ़ैन अचानक से कैसे बन गई? अब ये क्या हो गया है, सीनियर से जूनियर, जूनियर से सीनियर, ये चीज़ें पास ऑन हो रही है। और आप एक ट्रेंड देखते हो ना कि कोई पॉप सिंगर कोई अच्छा गाता है तो दूसरा बोल रहा है तू भी सुन, तो वो भी उसका फ़ैन हो गया। इसी तरह से उसके सीनियर्स जो थे निशाका के, वो के ड्रामा और कोरियन वेब सीरीज़ के फ़ैन थे, के पॉप सिंगर्स के फ़ैन थे। तो निशाका भी वो सब चीज़ें देखकर फॉलो करने लगी। पहले के पॉप सॉन्ग सुनना शुरू किया उसने, मतलब कोरियन आर्टिस्ट लोगों के गाने सुनने शुरू कर दिए। फिर उसने धीरे धीरे इन सब चीज़ों में अपनी बहन को इन्वॉल्व कर लिया, जिसका नाम था प्राची। अब वो दोनों थोड़ा थोड़ा घुल मिल गए थे कोरियन कल्चर के साथ। अब वो कोरियन कल्चर्स के वीडियो देखते थे, वहाँ क्या खाते हैं, वहाँ क्या पीते हैं, क्या बोलते हैं, कैसा रहना है उनका,
ये सब चीज़ें वो हर बारीक चीज़ें वो फॉलो कर रहे थे। और अब जो तीसरी बहन थी पाखी, वो भी इनकी बातों में आ गई थी और ये तीनों साथ में बैठ के वीडियोस वगैरह देखते थे, के ड्रामास देखते थे। पिता ने नोटिस किया कि निशाका का जो स्कूल में जो परफॉर्मेंस है बहुत ही ख़राब हो रहा है और प्राची का भी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो रहा है, यहाँ तक कि निशाका जो है फेल हो गई। तो परिवार की वैसी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, 2 करोड़ का जो था वो कर्ज था पिता पर। तो पिता ने इनका स्कूल ही छुड़वा दिया और एक तरह से कह लीजिए बच्चियों ने जाने से मना कर दिया। वो बोले कि हम नहीं जाएंगे स्कूल पापा। अब ये घर पे रहने लगी, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसे में वो गवर्नमेंट स्कूल में डाल सकते थे लेकिन वहाँ स्टैंडर्ड कम हो जाता। फिर सोसाइटी में लोग बोलते कि इनके बच्चे, या आसपास जो भी लोग थे वो कहते कि बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल दिया। बच्चे ना पढ़ाई में उनका मन लग रहा था, उनका ऑब्सेशन था सिर्फ के ड्रामा और कोरियन गेम्स खेलते थे और उनकी वेब सीरीज़ देखते थे। अब जो इनका बेटा था 10 साल का, लेविश, इनके चक्कर में इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि वो सुन और बोल नहीं सकता था। इस वजह से वो इनके साथ कोप अप नहीं कर पा रहा था, इनके साथ ठीक से इंटरेक्शन नहीं कर पाता था, तो ये उसे अपने साथ नहीं रख रही थी। और जो सबसे छोटी बेटी थी दिव्यांशु, 5 साल की थी, तो वो भी इतना इनकी चीज़ों को समझ नहीं पा रही थी। इसलिए ये 2 बच्चे जो थे इनकी ये कल्चर से, के पॉप कल्चर से और कोरियन कल्चर से थोड़ा दूर ही थे। ऐसे में फादर ने ये सब चीज़ें नोटिस की और आए दिन घर में लड़ाइयाँ भी होती थी। घर की आर्थिक स्थिति तो पहले से ही ठीक नहीं थी, बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे थे। और हमारे यहाँ तो कानून भी है, अगर बच्चे 6 साल से, मतलब एजुकेशन एक्ट जो भी है उसमें बताया गया है कि भाई 6 से 14 साल के बच्चों को आपको कंपलसरी पढ़ाई देनी है। लेकिन उसमें कहीं ये डिफ़ाइन नहीं किया गया है कि अगर कोई बच्चा स्कूल कॉलेज अगर उसके माँ बाप नहीं भेज रहे तो वो क्राइम है या नहीं, ये कहीं भी डिफ़ाइन नहीं किया गया है। अब अगर ये बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे तो यहाँ माँ बाप की जिम्मेदारी थी। और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इसलिए ही बनती है कि वो पता तो करे कि कौन से स्कूल से कितने बच्चों ने नाम कटवाया है, वो स्कूल क्यों नहीं जा रहे, उन्होंने कहीं वापस दाखिला लिया कि नहीं, ये सब तो इन्हीं का काम है। लेकिन कोई कमेटी कभी पहुंची नहीं घर पे, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। नहीं तो पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे तो आप उनकी काउंसलिंग करवाओगे ना, बात करवाओगे और उन्हें कन्विंस करोगे कि स्कूल जाएं, एजुकेशन लें। लेकिन नहीं, माँ बाप की भी यहाँ गलती बहुत बड़ी है, क्योंकि अगर बच्चा कह रहा है कि मुझे स्कूल नहीं जाना और वो उस बात को मान कर बैठ गया और वो उन्हें स्कूल नहीं भेज रहा और घर पे वो मोबाइल की लत में वो जा रहे और आप बार बार अपने बच्चों को दोष देखो, कहोगे कि नहीं बच्चे की गलती, बच्चे मेरे के ड्रामा के फ़ैन थे, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो स्टैंडर्ड दिखा रहा है कि आपकी नेग्लिजेंस भी थी। मतलब आपने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, आपने कन्विंस नहीं किया, आपने काउंसलिंग नहीं करवाई। वही सवाल जवाब होंगे कि बच्चे मान नहीं रहे थे, पैसे नहीं थे काउंसलिंग कराने के। लेकिन देखिए हर स्कूल कॉलेजेस में सब जगह होते हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स में भी इवन अब तो स्टार्ट कर दिया गया है कई गवर्नमेंट स्कूल्स में भी। और आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये निर्धारित किया गया कि हर स्कूल में एक काउंसलर होना चाहिए। अब ऐसे में बच्चों की मानसिक स्थिति क्या है ये आप अगर उन पर ही छोड़ दोगे, उनको खुद पर ही निर्भर होने दोगे, तो ऐसे में तो वो उससे बाहर निकल नहीं पाएंगे। और ऐसे ही था कि ये तीनों का ऑब्सेशन तो बढ़ रहा था, बिल्कुल होगा। अगर कोई गेम खेल रहा है बच्चा और आप उसको गेम दिन भर खेल रहेगा, दिन भर उसी चीज़ में रहेगा और अचानक से आप उसका अगर रिमोट कंट्रोल छीलोगे तो गुस्सा तो लाजमी है, क्योंकि उसने अंदर ये चीज़ें ठान ली कि यही मेरी लाइफ है। अब ऐसे में थोड़े दिन तक बताया जा रहा है कि ये सब चीज़ें चली, बच्चे जो है उसमें इन्वॉल्व हो गए, इनका एजुकेशन भी छुड़ा दिया गया, अब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। तब लाजमी है कि बच्चे पूरा समय जो है उसको देते थे। अब ऐसे में क्या किया, निशाका जो है वो कोरियन कल्चर से तो पूरा इन्वॉल्व भी थी। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, तीनों बहनों ने मिलकर यूट्यूब चैनल बनाया और उसको 15 दिन पहले ही उस यूट्यूब चैनल को डिलीट किया। उस यूट्यूब चैनल में ये कोरियन कंटेंट डालते थे। इन्होंने अपना हेयर स्टाइल जो है वो कोरियन आर्टिस्ट जैसा रख लिया था और इन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया था। निशाका ने अपना नाम रख लिया था मारिया, जो प्राची है उसने नाम रख लिया था आइडिया, और जो पाखी उसने नाम रख लिया था अपना सिंडी। ये सब जो है कोरियन नाम थे और ये कोरियन नाम उन तीनों बच्चियों ने अपना रख लिया था। अब इसके बाद यूट्यूब चैनल क्यों डिलीट किया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब बीच में निशाका की एक्टिविटी शायद उनके पिता ने नोटिस की बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो इस वजह से एक मीडिया रिपोर्ट है, दैनिक भास्कर और 2-3 चैनल्स ने ये छापा है कि जो पिता हैं उन्होंने बच्ची का मोबाइल छीन लिया था, जिसके बाद से वो और एग्रेसिव हो गई थी। अब तारीख आती है 3 फ़रवरी की और बताया जा रहा है कि घर में सब कुछ नॉर्मल था। एक दिन पहले शायद पड़ोसी बता रहे हैं कि तीखी नोक झोंक हुई थी घर में, क्योंकि
इनके साथ जो 2 बहनें थी जिन्होंने शादी करके थी, उनके साथ उनकी छोटी बहन भी रहती थी। और कुछ साल पहले इनकी पहली पत्नी भाग गई थी, तो इसकी रिपोर्ट भी इन्होंने दर्ज कराई थी थाने में। बाद में इन्हें दिल्ली से ढूंढ कर लाया गया, फिर ये साथ में रहने लगे। अब 3 फ़रवरी को सब कुछ नॉर्मल था। ये अपनी जो तीनों बेटियां हैं वो सुजाता के साथ सोई थी और बेटा जो है पापा के साथ सोया था। सुजाता जो पहली पत्नी है, अब वो सो गई तो बताया जा रहा है वो उठ के गई, पूजा वाले रूम में गई और वहाँ उन्होंने रूम लॉक कर दिया और फ़ोटोज़ जो थे ज़मीन पे बिखरे हुए थे और वही घर के उनके फ़ोटोज़ थे। अब ये फ़ोटोज़ जो थे उनके फैमिली फ़ोटोज़ थे, कुछ सिंगल फ़ोटोज़ थे और मोस्टली जो है मम्मी पापा के फ़ोटोज़ थे। अब वो जो ग्रिल था जहाँ से ये पूरी घटना, पूरी वारदात हुई, अब वो ग्रिल ऐसा था कि स्पेशियस नहीं था कि वहाँ कोई खड़ा रह सके, मतलब विंडो ही था, विंडो को बस ग्रिल लगा हुआ था। अगर बहुत लोग बालकनी को भी अपने कॉमन एरिया में घेर लेते हैं, तो उसी वैसा ही कुछ एरिया था। अब वहाँ से जो है तीनों बच्चियों ने जान दे दी। जान देने के बाद सबसे पहले उनके पड़ोसी ने, एक सामने वाली बिल्डिंग से एक पड़ोसी ने देखा था, उन्होंने देखा था, उन्हें लगा कि पहले कोई कपल है, कपल के बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा है और उन्होंने नोटिस किया। फिर उन्होंने बिल्डिंग के जो प्रेसिडेंट थे उन्हें इन्फॉर्म किया, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, तब तक पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था, पेरेंट्स भी आए और सब ने नोटिस किया। अब ये सब चीज़ें थी कि तीनों बच्चों को एक साथ किसने कन्विंस किया, पहला सवाल था। दूसरा रीज़न था, क्या सिर्फ कोई गेम टास्क मिला था इनको, कोई ऐसा कोरियन गेम खेलते थे जहाँ से उन्हें टास्क मिला हो, जैसे ब्लू व्हेल चैलेंज था और मोमो चैलेंज था, इस तरह के चैलेंज वाले कोई गेम मिला। तीसरा सवाल था कि क्या घर में सब कुछ सही था, बच्चे किसी मेंटल प्रेशर से तो नहीं जूझ रहे थे, क्योंकि अक्सर माँ बाप के जो झगड़े लड़ाइयों से बच्चे तंग आ जाते हैं और कई बार कोई एक बड़ा किसी को कन्विंस कर ले, मतलब मैनिपुलेट कर ले। तो हमने बुराड़ी में क्या देखा कि किसी एक ने कन्विंस कर लिया सबको और फिर सबने एक साथ अपना देह त्याग दिया। इसी तरह यहाँ भी हुआ कि बड़ी बेटी ने पहले, क्योंकि वो जो पड़ोसी वो कह रहे कि पहले बड़ी बेटी ने छलांग लगाई, उसके बाद बाकी दोनों ने। तो जो सर्कमस्टांस एविडेंस है एक तरह से इस पूरे केस में, वो तो ये दर्शाते कि ये केस तो एक तरह से खुद बच्चियों ने अपनी जान दी है। लेकिन साथ ही साथ घर की जो वो थी कुंडी लगी हुई थी, पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा, दरवाज़ा तोड़कर पुलिस अंदर पहुंची तो देखी और उस घर में दूसरी जगह से कोई आने का रास्ता नहीं था। या इसका मतलब साफ है कि घर में कोई चौथा व्यक्ति, उस रूम में चौथा व्यक्ति नहीं था जिस वक्त बच्चियों ने सब कुछ किया। अब एक सवाल था सबके मन में था कि बच्चियां स्कूल नहीं जा रही थी तो क्या सिर्फ आर्थिक स्थिति खराब थी, क्योंकि वो जिस घर पे रहते थे उस घर का रेंट 12,000 था, वो पैसे दे रहे थे और 9 लोगों का खर्चा तो बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, क्या दोनों पत्नियां कोई कुछ काम नहीं करती थी। तीसरा सवाल था कि बच्चे स्कूल नहीं जा रही तो कभी स्कूल प्रशासन या स्कूल की तरफ से कभी पूछने की कोशिश की गई कि आपने अपने बच्चों का नाम कटवा दिया तो पढ़ने जा रहे हैं या नहीं, वो स्कूल जा रहे हैं या नहीं। ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या नहीं होती, क्योंकि आमतौर पर स्कूल कहता है, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन कराते हो तो आपको स्कूल से एनओसी भी लेनी पड़ती है, लिविंग सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो स्कूल से लिविंग सर्टिफिकेट लिया गया था या नहीं। अगर स्कूल से लिविंग सर्टिफिकेट नहीं लिया गया था तो क्या पेरेंट्स से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई थी स्कूल वालों की तरफ से कि क्या आपका बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा। तो उन्हें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की को बताया गया था कि बच्चा किसी कारणवश पढ़ नहीं रहा है, क्योंकि आप बहुत सारी कंट्री में देखोगे अगर बच्चों को प्रॉपर शिक्षा नहीं दी जा रही है तो उसके लिए भी क्राइम है। जर्मनी और पोलैंड, इन देशों में तो क्राइम माना जाता है, माँ बाप को सजा हो जाएगी अगर बच्चों को आप पढ़ा नहीं रहे। लेकिन चलिए, हमारे यहाँ इसके लिए कोई कानून नहीं है। जुवेनाइल एक्ट में नेग्लिजेंस की बात आती है। नेग्लिजेंस अगर है तो नेग्लिजेंस किसका है, क्योंकि कोई भी बच्चा नाबालिग है तो वो इतना मैच्योर नहीं है कि वो अपनी चीज़ें सोच सके, अपने जीवन के बारे में डिसाइड कर सके। जैसे हम बच्चों को 16 साल से कम, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ये डिसाइडिंग पावर तो नहीं दे रहे ना कि वो अपने हिसाब से शादी कर ले या कुछ कर ले। तो उस हिसाब से डिसाइडिंग फिगर बच्चों के पास नहीं होना चाहिए कि वो जो है अपना स्कूल छोड़ दे रहे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि सरकारी स्कूल में तो पैसे तो इतने लगने नहीं थे, आप वहाँ अपने बच्चों को डाल ही सकते थे। लेकिन अगर वहाँ भी बच्चे नहीं जा रहे और आप बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे तो ये कहीं ना कहीं पेरेंटिंग की गलती में मान सकता हूँ यहाँ, क्योंकि ये पहली गलती है। क्योंकि अगर बच्चा इन्वॉल्व ही नहीं रहेगा दिन भर किसी एक चीज़ में, अगर कोई एक ही गेम खेलता रहेगा तो वो कोई किसी भी चीज़ का एडिक्शन लग सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ये आज मैं बोल रहे हैं हम के ड्रामा या कोरियन है, इस जगह पर कोई और हो सकता है, पबजी गेम हो सकता है, कोई दूसरा गेम हो सकता है। जहाँ हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जहाँ कोई किसी चीज़ का, किसी को एडिक्शन हो गया और उसको आप छुड़ाने की अचानक से कोशिश करो विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट या काउंसलिंग के, तो वो कहीं ना कहीं उसे मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। और हम एक फैमिली में हैं, पहले से घर की हालत ठीक नहीं है, घर में तंगी चल रही है, पैसे का सही हिसाब किताब नहीं है,
तो ऐसे में पूरा घर ही परेशान है, उसमें दूसरे की परेशानी नज़र नहीं आती। तो बोलते जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। और खुद पता चला उनके पिता भी उस मानसिक स्थिति में नहीं थे, मेंटली स्टेबल नहीं थे कि वो ये सब चीज़ें सोच पाए, क्योंकि उनके ऊपर भी कर्ज है 2 करोड़ का, और वो भी इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे। पेरेंट, पूरा फैमिली पता चला डिप्रेस है। वो डिप्रेशन कहीं ना कहीं बच्चों पर देखने को मिला। और डिप्रेशन के समय में जो भी आपका साथी बन जाए वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो जाता है। तो अगर इस समय में अगर उन्होंने के ड्रामा और कोरियन वेब सीरीज़ और अपने आप को उन सब चीज़ों में ढाल लिया था, तो उन्हें तो वो एक तरह से वो उनके साथी बन गए थे। अब ऐसे में तुरंत उनका मोबाइल छीनना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उस चीज़ से बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा आहत हो सकते हैं। और हमने बहुत सारी क्राइम की खबरें मैंने की है, जहाँ मोबाइल छीन लिया तो बेटे ने माँ की हत्या कर दिया, खुद जान दे दी, इस तरह की कई खबरें आई। लेकिन सीक्वेंस अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी, क्योंकि जो नोट है, घर से नोट मिला है, आखिरी नोट, उस नोट में बहुत सारी चीज़ें जो है बच्चियाँ लिख के गई हैं, और उन्होंने बताया ये रियल सच है, ट्रू फैक्ट्स है। और अपने पापा को वो लिख रही है लास्ट में, सॉरी पापा, और आई एम रियली सॉरी। और इसमें हमारी पूरी सच्चाई लिखी है, पूरा सच लिखा है। अब वो डायरी जो है, उस डायरी में क्या है, क्या कुछ लिखा हुआ है, ये सब अभी जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। और मतलब मैं डायरेक्टली पेरेंट को भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पेरेंट दोषी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी के भी बच्चे ने, मैं बोल रहा हूँ कोई भी पेरेंट है, बच्चा नहीं जाना चाहता, जिद कर रहा है, स्कूल नहीं जाना चाहता। मैं भी बहुत बदतमीज़ी करता था जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मेरे पेरेंट्स से मुझे स्कूल नहीं जाना पसंद था, लेकिन पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं मुझे समझाया, मेरे टीचर्स ने समझाया। मेरी टीचर्स तो मार देती थी उस टाइम में, हमारे समय में तो हमें टीचर सर आराम से मार देते थे। अभी तो बच्चे और ज़्यादा सेंसिटिव हैं, अगर कोई एक थप्पड़ मार दे तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। और मारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि समझाने का तरीका भी होता है, और बच्चे मान भी जाते हैं बहुत बार। ऐसे में जो पेरेंटिंग है, यहाँ उनका रोल आता है कि आप अपने बच्चों को इस तरह से घर पे नहीं बिठा के रख सकते। एजुकेशन उनका राइट्स है, और उनके राइट्स का अगर पालन नहीं हो रहा तो एक तरह से ये भी अन्याय है। अगर वो नहीं जा रहे तो आपको उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा, आपको उन्हें भेजना पड़ेगा, किसी न किसी तरह से उन्हें किसी न किसी स्टडी मॉड्यूल में आपको उनको बिजी रखना पड़ेगा, वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, किसी भी तरीके से। बच्चों की इस तरह से पढ़ाई छुड़वाना मुझे लगता है कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और जो भी पेरेंट्स है, किसी भी के भी घर की आर्थिक स्थिति अगर ठीक नहीं है, तो आप, बहुत सारे एनजीओज़ हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, जो और बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बड़े स्कूल्स होते हैं, वहाँ भी कुछ परसेंट होता है जो गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए और उनके लिए स्कॉलरशिप देती है। तो आप एक बार पता लगाइए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई ना मिल पाए। और यही फ़र्क आ जाता है कि अगर आपको किसी की मेंटली वो स्टेबल नहीं है और मेंटल डिप्रेशन का शिकार है, तो ऐसे में काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। अब हर स्कूल में ये तो कंपलसरी करना चाहिए कि बच्चे किस हालत में जी रहे हैं, और आसपास में कौन सा बच्चा कब डिप्रेशन में है। क्योंकि हमने 2 केसेस देखे, एक बच्ची का केस देखा जिसने बिल्डिंग से छलांग लगा दी थी, कितनी छोटी बच्ची थी, वो मामला भी अभी तक सबके जहन में है। और जिसके बाद पता चला कि स्कूल में उसे किसी ने कुछ भूल दिया, तो उस बात से वो बहुत ज़्यादा आहत थी। तो दोस्तों, इस कड़ी में, इस खबर में जो कुछ निकल कर आएगा सामने, मैं आप तक बताऊंगा, क्योंकि हर पेरेंट के मन में सवाल है कि कहीं उनका बच्चा भी इन सब चीज़ों की तरफ आगे तो नहीं बढ़ा, कोई ऐसा गेम तो नहीं खेल रहा। क्योंकि मोबाइल में भी पेरेंटिंग कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि मोबाइल का एक्सेस आपके पास होना चाहिए, कि आपका बच्चा क्या कर रहा है ये चीज़ें आपको पता लगे। सिर्फ फ़ोन दे देना बहुत ईजी काम है, आपका पीछा छूट गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो किन चीज़ों में इन्वॉल्व है ये आपको नहीं पता है, और किसी गलत चीज़ में फंस गया तो फिर आपको ज़िंदगी भर का रोना हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।